नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे वो करेंगे 10 जनवरी 2022 को हुए परीक्षा का। तो 10 जनवरी 2022 को जो सीटेट की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा का आज हम क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। तो 10 जनवरी वाले जो भी अभ्यर्थी है वो लाइव आ जाएं और अपना क्वेश्चन का आंसर मिलाएं और फिर हमें कमेंट कर बताएं कि आपको सीडीपी और मैथमेटिक्स में कितने अंक प्राप्त हुए। इसके बाद ईवीएस हिंदी और संस्कृत या इंग्लिश का भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, लेकिन उसमें 2-3 दिन थोड़ा विलंब लगेगा क्योंकि वो पीछे से आपका वीडियो आ रहा है। अभी आपका जो है 27 और 28 का हिंदी और ईवीएस का अपलोड कर दिया गया है, दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं, और जो अब बाकी है वो आज रात में अपलोड हो जाएगा। अगर आप अब तक नहीं देखे हैं पुराना वीडियो तो प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से देख लीजिए। 7 जनवरी 2022 का क्वेश्चन मुझे प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद 7 जनवरी 2022 का वीडियो बनाया जाएगा क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन प्राप्त नहीं था, इसलिए मैंने 7 जनवरी 2022 का वीडियो नहीं बनाया था। अब 11 जनवरी का भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हो गया था। एक अभ्यर्थी जो है मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप किए थे। 12 और 13 जनवरी वाला मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। अगर आप 12 और 13 जनवरी के अभ्यर्थी मेरा यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारा यह व्हाट्सएप पर अपना क्वेश्चन सेंड कीजिए ताकि जो है हम आपको आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पर दे सके। तो हम चलते हैं आज के क्वेश्चन के पीडीएफ की तरफ और करते हैं आज के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। 10 जनवरी वाले अभ्यर्थी सभी जुड़े रहेंगे। चलिए आते हैं पीडीएफ की ओर। आ चुके हैं हम अपने पीडीएफ पर और देखिए ये जो परीक्षा हुई थी टेस्ट डेट यहाँ लिखा हुआ है 10/1/2022, मतलब 10 जनवरी को यह परीक्षा हुई थी। फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 1 का अभी हम जो है क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं। तो अब हम शुरू करेंगे 10 जनवरी 2022 का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम आते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा स्पीड बता रहे हैं तो आप चले जाइए प्लेबैक स्पीड में, वहां जाकर स्पीड को स्लो कर लीजिए ताकि आप धीरे धीरे चीजों को सुनेंगे। क्योंकि मैं सिर्फ आंसर आपको करवा रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा तेजी से करवा रहा हूं। अगर मैं आपको यही तैयारी करवाता तो थोड़ा सा स्लो स्पीड में करवाता और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करता। ठीक है, अभी सिर्फ आंसर हो रही है इसलिए जो है मैं आपको सिर्फ तेजी से करते हुए आंसर की तरफ ही ले चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समावेशी कक्षा में बोल रहा है। यहां पर पहला तो गलत है, दूसरा भी क्या है, दूसरा देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है और दूसरा में जो लिखा है वही इसका सही आंसर है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य कैसा है। देखिए यहाँ पर उसकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ, अगर उसकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ होगा तो विद्यार्थी जो है प्रेरित महसूस करेगा। सही आंसर होगा 2 का ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। समालोचनात्मक सोच की बात हो रही है यहां पर, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा इसमें से वह होगा शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। यह जो है सोचने वाला प्रश्न होगा, क्रिटिकल थिंकिंग वाला प्रश्न होगा। सही आंसर होगा 3 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। भाषा अर्जन की बात हो रही है तो यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा। जो लोग हमारा लाइव वीडियो देखे होंगे, जो हमारा ऑनलाइन क्लास किए होंगे, ऑफलाइन क्लास किए होंगे, उन्हें ये बात पता होगा। एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पर, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए अगर समाज तय करता है क्या सही और क्या गलत है तो इसका मतलब कौन सा अवस्था होगा, इसका मतलब अवस्था जो होगा वह होगा आपका अधिकारिता। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत तो होगा नहीं, ये बात गलत है। अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। सही उत्तर होगा आपका आंसर नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है। तो सही नहीं है वो है कथन नंबर 1, विकास केवल अनुवांशिकता से प्रभावित होता है। यही कथन क्या है, गलत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो निष्क्रिय नकल, इससे बचना चाहिए। सही आंसर है 7 का ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए
पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किसका महत्वपूर्ण भाग है? तो ये जो है आपका वह होगा समस्या समाधान का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का। सही आंसर होगा 8 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? देखिए, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को याद और सार्थक भागों को समूहित करके याद रखने की रणनीति जो है वह कहलाता है, इसे हम कहते हैं खंडीकरण। ठीक है, सही आंसर होगा इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर गणितीय गणना है, तो गणितीय गणना कहलाता है डिस्कैलकुलिया। वही है ना बेटा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता से सीधे प्रभावित होती है? तो वह आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डिस्कैलकुलिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तो हो चुका है 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, डाइस और डाइस बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। धर्म तो क्या है? प्राथमिक। धर्म क्या है? प्राथमिक। परिवार क्या है? प्राथमिक। परिवार और आस पड़ोस, देखिए यहाँ पर परिवार और आस पड़ोस, ये तो पूर्ण रूप से क्या है बेटा? पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर होगा ही नहीं। और परिवार और स्कूल, अगर परिवार देखे तो ये आपका प्राथमिक है। अगर यहाँ पर हम देखा जाए तो ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना वो गलत है, लेकिन जो आपका पेडागोजी का क्वेश्चन होता है ना उसे बोर्ड आज तक गलत नहीं मानी है। इसी में से आपको एक बेस्ट चुनना होगा। तो द्वितीयक है, जो थोड़ा द्वितीयक हो, दूर वाला हो, तो सही आंसर होगा परिवार और स्कूल, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि यहाँ पर आस पड़ोस ये दोनों हो गया आपका प्राथमिक, इसमें भी एक प्राथमिक है और एक आपका द्वितीयक है ना। डाइस और डाइस बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। मुझे लग रहा है यहाँ पर होना चाहिए डाइस सामाजिकरण के प्रथम और डाइस सब बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीय कारक है, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन। शायद इंग्लिश वर्जन में सही आंसर हो सकता है, सही क्वेश्चन हो सकता है हिंदी जो है मिस टाइप हो गया होगा, क्योंकि इंग्लिश से ही आपका नंबर भी जुड़ता है। अगर इंग्लिश सही है तो ऐसा नहीं कि हिंदी वाले का नंबर जोड़ दिया जाएगा, है ना, इंग्लिश के अनुसार उसे मान लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो मूल्यांकन का उद्देश्य यहाँ पर होना चाहिए अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। ठीक है, तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर संवेगों के संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं? तो किस तरह देखेंगे यहाँ पर संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक, तो ये दोनों जो है ना संवेग और संज्ञानात्मक, ये दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, स्वतंत्र नहीं है। अगर आपका एक प्रभावित होगा ना तो दूसरा निश्चित तौर पर प्रभावित होगा, तो सही आंसर होगा दोनों एक दूसरे से क्या है? गुथे हुए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है, क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर ऐसी समस्या देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता है, ऐसा चीज नहीं करना है, क्योंकि बच्चा अभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, तो ये चीज नहीं करना चाहिए क्योंकि यह चीज अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो 2020 बल देता है बहुभाषीवाद पर, तो सही आंसर है बहुभाष्यता पर। 15 का ऑप्शन नंबर होगा कौन सा? 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? प्रतिभाशाली है तो इसे क्या करना है? तो इसे हमें क्या है, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपेंगे। सही आंसर है 2, क्योंकि ये प्रतिभाशाली है तो चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं देंगे तो यह बच्चा तुरंत से कार्य करके बैठ जाएगा और फिर अपना काम छोड़ देगा, तो इसलिए इसको चुनौतीपूर्ण कार्य देना है। तो सही आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, सीखने के संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? यहाँ बढ़ावा देने की बात है ना, तो यहाँ पर बढ़ावा होगा पूछताछ आधारित शिक्षा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है? किसने जोर दिया था कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक के बिना नहीं समझा जा सकता है? तो ये दिए थे लेव वाइगोस्की साहब। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, वो कह रहा है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल
विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो वह कर रही अधिसंज्ञानात्मक मेटा कॉग्निटिव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? ये कर पाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षिका को व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना है, तो इसमें सही आंसर होगा वह होगा अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। एक समान तरीके तो कभी नहीं होता है, मानकीकृत पाठचर्या तो गलत है ही, और पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करना मतलब नकार देना गलत होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, विविध शिक्षण आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? तो लचीला पाठ्यक्रम चाहिए, है ना, फ्लेक्सिबल करिकुलम चाहिए। 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है? तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा आपको समस्या समाधान के तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचन करने की योग्यता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। तो एक प्रगतिशील कक्षा है, तो यहाँ पर अधिगम क्या होगा? वह होगा अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। ये बात तो पहला कथन एकदम गलत लिखा हुआ है, पहला जो है वो गलत है। दूसरा है, लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। दूसरा कथन भी क्या है? गलत है। तो दोनों कथन यहाँ पर क्या हुआ? गलत हुआ। तो सही आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। क्या जानना महत्वपूर्ण है? देखिए बच्चे पहले से क्या जानते हैं? समान भ्रांतियां, विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएं, विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली, ये सभी सही है। 1 2 3 4 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह वाक्य क्या कहलाएगा? तो यह वाक्य कहलाएगा आपको, वह कहलाता है प्राइवेट स्पीच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन 1 है, शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। पहला बात तो गलत लिखा हुआ है, भ्रांतियां अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती है। दोनों कथन क्या है? यहाँ पर गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? तो खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निजी विद्यालय में आरक्षण, तो ये इसका सही आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? तो इसमें से जो तत्व सहायक होगा वह होगा आपका विस्तारण, गैर संदर्भीकरण। अर्थपूर्ण है तो गैर संदर्भीकरण नहीं होगा, सही आंसर है विस्तारण। तो सही होगा 30 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि सीडीपी में आपको कितने अंक आ चुके हैं। सीडीपी का आप कमेंट करके हम क्लियर कीजिए कि आपको कितने अंक आए हैं। ठीक है, सीडीपी जल्दी से आप कमेंट कीजिए और बताइए, फिर हम चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ और बढ़ेंगे मैथमेटिक्स की ओर। चले मैथमेटिक्स की तरफ। ठीक है बेटा, चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स देखते हैं यहाँ पर। सोनू, लालू और वीना अपने घर के पास स्टेडियम के चारों ओर एक गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है,
एक ही समय और एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने एक समय पर दौड़ना शुरू किया। 99 सेकंड, 154 सेकंड, 126 सेकंड, ये सबका लिखा हुआ है। सोनू जो है, वीना जो है ना, और जो भी है वो सब अपना अपना चक्कर लगाता है। कितने मिनट और कितने सेकंड बाद वे तीनों एक साथ पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे? तो आप क्या करेंगे ना, यहाँ पर इस तीनों का आप निकाल लेंगे एलसीएम। क्या निकाल लेंगे बेटा? एलसीएम। तो जब आप इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे ना, देखिए तो यहां पर क्या करना है, एलसीएम जब आप इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे ना, तो आपके पास एलसीएम आएगा 1386। 1386 जो एलसीएम आएगा वो आएगा सेकंड में। अब इसको आपको बनाना है मिनट और कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो 60 से भाग देंगे। तो यहां पर हम लगाएंगे किससे? 2 से। तो यहां पर कितना हो गया? 8 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया। फिर किससे लगेगा? 6 से। तो यहां पर कितना हो गया? इतना। तो यहां पर जो आया वो 1 मिनट 3 से लगेगा ना, 6 से नहीं, 3 से। तो यहां पर जो आया वो आया 23। तो 23 मिनट और 6 सेकंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 8 अंकों की संख्या इतना को 11 से विभाजित किया जाता है तो एक के स्थान पर क्या होगा? देखिए एक के स्थान पर, तो यहां पर हम अल्टरनेट करेंगे। यहां पर अल्टरनेट हम जो है यहां पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये तरीका बताया हुए विभाजता का नियम में। तो 7 और 2 कितना? 9, और 9 और 3 कितना? 7 2 9, 9 3 12, और 12 और 9 कितना? 12 और 9 हो गया 21। 12 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 21। अब यहां जोड़ेंगे तो देखिए कितना होता है, 8 और 2 कितना? 10, और 10 में कितना जोड़े हम? ए, तो जुड़ेगा नहीं। और 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16। 16 में हम कितना जोड़ेंगे तो हमारा 21 होना चाहिए, बताइए जरा। तो 16 में हम यहां पर अगर 5 जोड़ेंगे तो 21 होगा। तो यहां पर इसका मतलब है कि 5 रखेंगे, तब ना दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। वैसे 11 से डिवाइड करके भी चेक करना था। वैसे अगर संख्या कुछ और रहती तो यहां पर हम कुछ डिवाइड करने वाली संख्या को भी रख सकते थे। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहां पर आपको अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही का क्या मतलब होता है? घटना, मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या को रखना है, और सब यहां पर पॉइंट वाला ही है। चलिए देखते हैं। 54 13 बड़ी है और यहां पर गड़बड़ हो गया। यहां पर आते हैं 54 13, 53 41, 51 43, 45 31 और 43 51। सही आंसर है ऑप्शन नंबर, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, गणित की चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए गणित में आकलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? गणित की चिंता से ग्रस्त है छात्रों की दैनिकी लिखना, क्षेत्र भ्रमण, सत्र आरंभ परीक्षा। सत्र आरंभ परीक्षा तो हटा दीजिए, आंसर यहां पर देखा जाए तो वो आंसर ए और बी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? 1 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है? नहीं है की बात बोल रहा है, तो यहां पर रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना ये सही नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए 6 जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है, एक साथ तो दिख नहीं रहा है। चलिए ठीक है, बनाते हैं। 2 इकाई परीक्षा में अजमल द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। पहला इकाई में इतना, दूसरा इकाई में इतना। इकाई 1 के सभी अंकों का प्रतिशत का औसत इकाई परीक्षा 2 के सभी अंकों के प्रतिशत का औसत इकाई है। देखिए यहां पर अधिकतम 40 अंक की परीक्षा हो रही है, ये बात आपको क्लियर है। तो हम यहां पर प्रतिशत निकालेंगे, पहले तो हमको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 1 में है 36, 36 में जैसे ही हम 32 जोड़ेंगे आएगा 68, 68 में हम जैसे ही 40 जोड़ेंगे आएगा हमारे पास 108, इसमें हम जोड़ेंगे 35, 143, और फिर हम जोड़ेंगे कितना? 32, तो हमारे पास निकल के आएगा 175। यानी ये बच्चा लाया कितना? 175 नंबर। कितना में से ला रहा है? 1 2 3 4 5, 200 में से ला रहा है 175 नंबर। अब ये कितना परसेंटेज हुआ? अब यहां पर आपको परसेंटेज भी निकालना है कि 175 नंबर जो है वह 200 का कितना परसेंट है। तो वह होगा, आप जब निकालेंगे तो यहां पर आएगा 87.5%। अब इसको जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर जब जोड़ेंगे तो यहां पर है 27, 27 में जोड़ना है हमको कितना? 21, जैसे ही 21 जोड़ेंगे आएगा हमारे पास 48, फिर कितना जोड़ना है? 29, तब 77 होगा, फिर कितना जोड़ेंगे? 30, 107, और 107 में कितना जोड़ना है? 27, 27 है ना, 27, तो 27 21 29
30 और 27 को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 134। इसको कितना आएगा, 30 अंकों की ही परीक्षा है तो 1 2 3 4 5, तो 150 अंक में लाया कितना, ये 150 में लाया 134। ठीक है, अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा इसके पास 89.33। अब आप देखिए यहां पर बनाइए, इकाई परीक्षा 1 के सभी अंकों के प्रतिशत का औसत इकाई परीक्षा 2 के सभी अंकों के प्रतिशत के औसत इकाई से कम है। क्या यह कम है? बिल्कुल कम तो है ही। सामाजिक ज्ञान के अलावा सभी विषयों के अंकों का प्रतिशत इकाई परीक्षा 2 में बढ़ा दिया गया है। सामाजिक विज्ञान के अलावा बढ़ा दिया? नहीं बढ़ा दिया, गलत है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों के अंकों का मिलाकर, अंग्रेजी और हिंदी दोनों के अंकों को मिलाकर प्रतिशत इकाई परीक्षा 2 में अधिक है। अंग्रेजी और हिंदी ऐसा नहीं है। दोनों परीक्षा में हिंदी के अंकों का समान प्रतिशत है। हिंदी के अंक यहां पर है 32 और यहां पर है 30 में 21, समान प्रतिशत है? नहीं है। सही आंसर कौन सा हो गया? सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आगे है यहां पर, एक मिनट बेटा, देखिए यहां पर जो ऑप्शन 1 कह रहा है ना, ऑप्शन 1 में कह रहा है कि सभी अंकों के प्रतिशत का औसत इकाई निकालना है। इसमें कितना प्रतिशत लाया, इसमें कितना लाया, इसमें कितना लाया, इसमें कितना लाया और इसमें भाग देकर ऐसे करके हमको निकालना है। तो जब आप निकालेंगे ना तो यहां पर देखेंगे ये अधिक आएगा, ये गलत है। सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथन या कथनों को चयन करना है। दृश्यकरण एक आधारभूत स्तर है। निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है। संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है। सही लिखा हुआ है और ए भी सही है। और एक के साथ ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? वो है बी। निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले नहीं आता है, जबकि ये निगमन स्तर तो चौथा नंबर वाला है, मतलब लास्ट से एक पहले वाला है। दूसरे नंबर पर विश्लेषण आता है, तीसरे नंबर पर संबंध आता है, चौथे नंबर पर आता है निगमन। चलिए ए और सी इसका सही आंसर है। सही बोल रहा था चुनने के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य दिए। यहाँ पर क्या है वो क्लियर हो नहीं रहा है, समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? वैसे क्लियर पता चल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी हमें एक आंसर देना है, अनुमानित एक आंसर दे देते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यह छात्रों के मानसिक परिकलन और अनुमान लगाने, आकलित उत्तर देने के कौशल का आकलन करेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? सत्य की बात है। 7 91 का गुणनखंड है। देखिए क्या 7 91 का गुणनखंड है? 91 का गुणनखंड 7 आएगा? हाँ आएगा। 13 117 का गुणज है? नहीं है ना, गलत है। 13 117 का गुणज कहाँ है? 13 117 का गुणज नहीं है, 117 13 का गुणज है, ये होता तो ये कथन गलत है। 21 7 का गुणज है, ये कथन सही है। ए और सी कथन जो है आपका सही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की विचार प्रक्रिया के गणितीयकरण के अर्थ की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करेगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। गणित को बच्चे के जीवन अनुभव का और दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण है। सही आंसर है 10 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संख्या 9,19,90,099। देखिए यहां पर पहले तो 9 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसमें है 9 करोड़। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 9 करोड़ के बाद 79 लाख, नहीं है ना 79 लाख, 9 करोड़ 19 लाख है, तो 9 करोड़ 90 लाख है यहाँ पर। यह है 9 करोड़ 19 लाख। फिर कितना है? 90,000 और 99। सही आंसर है ऑप्शन नंबर किसमें? 2 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक दुकानदार ने 11 लीटर 370 ml सेब का जूस, 6 लीटर 490 ml संतरे का जूस और 3 लीटर इतना जूस को मिला दिया।
तैयार मिश्रण को 950 मिलीलीटर क्षमता वाली छोटी बोतल में भरा गया। इस मिश्रण को कितनी छोटी बोतलों में भरा जा सकता है और शेष मिश्रण की मात्रा कितनी होगी? देखिए इसको भी हम ml में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पर जब ml में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो पहला होगा वो होगा 11370 ml। दूसरे को भी हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा इतना ml। तीसरे को भी जब ml में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3150 ml। और ये सब ml को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो 11370, ठीक है 11370। उसके बाद क्या है 8490, उसके बाद क्या है 3150। जब इस सबको आप जोड़ेंगे ना तो आपके पास आएगा 23010 ml। अब 950 वाला बर्तन में इसको डाला जा रहा है, ठीक है। और जब आप इसको यहां भाग देंगे ना 950 से तो आपके पास यहां पर आएगा 24 और नीचे जब आप रिमाइंडर देखेंगे तो आएगा 210 और वो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर किस में, वो मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 में। तो सही आंसर है 12 का ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 है जब समूह की विद्यार्थियों की लंबाई मापने को कहा जाता है तो समूह 1 जिसमें 4 विद्यार्थी थे, समूह 1 में देखिए 4 विद्यार्थी थे, को निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। निर्मल दिनेश से 8 सेमी लंबी है, सीमा सेल्मा से 4 सेमी छोटी है। चलिए अब इस चीज को बनाना है। निर्मल दिनेश से 8 सेमी क्या है, लंबी है, सीमा सेल्मा से 4 सेमी छोटी है, दिनेश सीमा से 2 सेमी लंबा है। यदि सेल्मा 138 सेमी है लंबी है तो निर्मल की लंबाई पूछ रहा क्या है। अब देखिए सेल्मा के बारे में बोल रहा है, सीमा सेल्मा से 4 सेमी क्या है, छोटी है। तो सेल्मा का यहां पर लिख दिया ये 100 कितना 138। तो यहां पर अगर हम सीमा की निकाल ले तो सीमा सेल्मा से कितना छोटा है, 4 सेमी छोटी है ना, तो ये कितना हो जाएगा 134 हो जाएगा। चलिए अब यहां देखिए, यहां पर एक पता चला है कि दिनेश सीमा से 2 सेमी लंबा है, सीमा से लंबा है दिनेश, तो लंबा है तो इसका मतलब 136 हो गया। निर्मल दिनेश से 8 सेमी लंबी है, निर्मल की बात हो रही है, इससे 8 तो इसमें हम 8 जोड़ देंगे, निर्मल की लंबाई निकलेगा। तो इसमें जैसे ही 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 144 और 144 जो है ना बेटा वो है ऑप्शन नंबर किस में, वो है ऑप्शन नंबर 1 में। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 40 सेमी है, ठीक है। एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 40 सेमी है। उसी तार को फिर मोड़कर दूसरा आयत बना गया जिसकी लंबाई पहले के आयत से 1/3 भाग अधिक है। अब 1/3 भाग बोल रहा अधिक है, जिसकी चौड़ाई पहले के आयत की चौड़ाई से आधी है। दूसरे आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहां पर एक तार को मोड़कर एक आयत बना गया जिसका परिमाप 40 है, तो एक बात तो पता है तार वही है तो ये तो 40 होगा। उसी तार को फिर से मोड़ दिया गया तो वही होगा ना, यहां तो वही होगा या नहीं होगा, यही तार है इसी तार को मोड़ रहे हैं। इसमें क्या हुआ वो दिया गया है यहां पर, उसी तार को फिर मोड़कर दूसरा आयत बनाया गया जिसकी लंबाई पहले के आयत से 1/3 भाग अधिक है, 1/3 भाग अधिक है पहले के लंबाई से। तो अब यहां पर जो 40 है ना, इसे अब हम क्या करेंगे, यहां पर लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे तो यहां पर होगा 2 × L + B और इक्वल टू कितना 40। अब बोल रहा है 1/3 भाग अधिक है ना, 1/3 भाग अधिक है। तो इसका जब हम निकालेंगे देखिए एक समीकरण बनेगा 2 × L + का कितना B और बराबर का कितना लिखेंगे यहां पर 40 नहीं, इसके बराबर। तो ये L का 1/3 अधिक, तो एक तो L है और फिर 1/3 अधिक यानी L/3 हो गया। तो एलसीएम सब निकालेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 4L बट्टा कितना 3, तो इसका क्या हो गया 4L बट्टा का कितना हो गया 3 हो गया, नहीं हो गया, और फिर प्लस देंगे 4L बट्टा का 3 हो गया। अब बोल रहा है यहां पर उसकी चौड़ाई पहले आयत की चौड़ाई की आधी है। अब यहां पर बोल रहा था पहले आयत से 1/3 भाग अधिक है, 1/3 अधिक कर दिए, अब बोल रहा है इसमें आधा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया B/2 हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो L और B हमें पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो जब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा,
और क्या इससे आपको लग रहा है कि आपको इक्वेशन सॉल्व होगा? हमें तो पता ही नहीं लग रहा, यहां से तो आपका इक्वेशन सॉल्व होने की संभावना भी नहीं बन रही है। वैसे चाहेंगे तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो बताते हैं। अब देखिए यहां पर ये L है और L में से यहां पर 4L और 3 घटेगा, नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा। और यहां पर भी B है और B में से फिर B/2 को हटाएंगे, तो यहां पर जो हम L हटाएंगे तो यहां पर मेरे पास जो आएगा वो आएगा माइनस का L और बट्टा का कितना 3, वही आएगा ना, माइनस का L बट्टा का 3। और यहां पर हमारा जो आएगा वो आएगा प्लस का 3, सॉरी प्लस का B बट्टा कितना 2 और बराबर का कितना लिखेंगे 0। अब जब इस सबको एलसीएम लेंगे तो यहां पर हमारे पास निकल के आएगा माइनस का L प्लस का B बराबर का कितना बेटा, वो होगा आपको 0। यहां तक क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं है समझने में, है ना। यहां पर भी वही काम किए हैं, B में से B/2 कटेगा तो डायरेक्ट हमारे पास B/2 ही आएगा, है ना। और यहां पर 3L माइनस का 4L जाएगा तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा डायरेक्ट -L/3। तो हमारे पास इस तरह से निकल के आएगा -L इतना। एक समीकरण हम इसको ले लेंगे, यहां पर है L प्लस का B और बराबर का कितना है 40। अब यहां से हम इसको काट देते हैं, यहां से आता है हमारे पास 2B बराबर कितना 40, तो B बराबर कितना 20। पता चल गया इसका B कितना 20, तो इसका B कितना 10। हो गया क्लियर। अब L निकालना है, B तो 20 पता चल गया ना। चलिए B जैसे ही आपको 20 पता चला, 20 पता चला, अब हमको क्या निकालना है L। अब चलिए L देखते हैं, 20 जैसे ही हम यहां पुट करेंगे ना तो हमारे पास L भी आ जाएगा कितना 20, तो यहां आ गया 20, तो यहां L कितना हो जाएगा 20 का 1/3 भाग बोल रहा है अधिक है, 1/3 भाग क्या है अधिक है। तो यहां पर जो अधिक है बात लिखी हुई है, तो आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको निकल के देखिए यहां पर आपको जो निकल के आएगा वो B निकल के आएगा बेटा, यहां पर निकल के आएगा वो यहां पर आएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो आपको होगा 7:24। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से त्रिभुज के कोणों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन सही है वो है ऑप्शन नंबर 3, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पाठचर्या के लिए सही है। तो सही कथन जो है वो आपका B है, यहां पर सिर्फ B है, A गलत है, अस्थाई लिखा हुआ है इसलिए, और C भी गलत है, सही आंसर है केवल B, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, पैटर्न को पहचानना है। तो यहां पर B है तो इसका मतलब W होगा, W यहां पर भी है और यहां पर भी है। इसके बाद 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, इसके बाद कौन सा स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो सही आंसर इसमें है, इसमें तो है नहीं, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है, घन एक त्रिआयामी आकृति है जिसके सभी सतह एक जैसे होते हैं, निम्नलिखित में से किस आकृति को इस समूह में रखा जाता है। तो घन जैसा घनाभ रहता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जब आप देखिएगा तो आपको इसमें बोला जा रहा है कि एक प्राथमिक कक्षा की शिक्षिका को 536 × 18 के अभिकलन को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उसने निम्नलिखित और 4 प्रश्न अभिकलन के लिए लिखे और पूछा। 550 × 10, 530 × 15, 500 × 10, 550 × 20। विचार कीजिए कि इन 4 अभिकलनों के लिए क्या प्रत्येक का परिणाम 536 × 18 के सटीक परिणाम से अधिक होगा या कम। व्याख्या कीजिए कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। इस दी गई परिस्थिति के लिए निम्न में से कौन सा न्यूनतम उपयुक्त है। तो अब देखिए न्यूनतम उपयुक्त होने की बात हो रही है, न्यूनतम उपयुक्त की बात है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्य प्रश्न में जानकारी अपेक्षित है परंतु कोई निश्चित उत्तर नहीं, ये न्यूनतम है, न्यूनतम की बात हो रही है, यही न्यूनतम है, गलत वाला खोजना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 है, 25 × 18 × 4 को इस प्रकार दिया गया है। परिकलन यहां पर है 25 × 4 × इतना, फिर इतना, ठीक है, फिर 18 × 25 × इतना कर रहे हैं, इतना लिख रहे हैं, तो ये कौन सा नियम होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्रम विनियम एवं वितरण नियम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैष्णवी के पास 5, 10 और 20 के सिक्के हैं। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए की सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और 20 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या की आधी है। यदि उसके पास 20 रुपए के 7 सिक्के हैं तो
उसके पास कुल कितनी धनराशि है? देखिए बनाना पड़ेगा। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, यहां पर एक चीज क्लियर है, उनके पास 20 रुपए के 7 सिक्के हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है, और 20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की आधी है, तो 20 के सिक्कों की संख्या 7 है, और 20 के सिक्कों की संख्या जो है ना वो 10 के सिक्कों की संख्या आधी है, इसका मतलब क्या है? ये 14 होगा। अब 5 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है, तो इसका मतलब कितना हो गया? 42। अब देखिए राशि निकालने के लिए बोल रहा है, ये कितना? 140, ये कितना? 140, और ये कितना? इतना, और जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 590, और जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है? न्यूनतम उपयुक्त है, तो न्यूनतम वाली जो बात है ना वो होगा बीजीय कौशल में निपुणता, अनुमान लगाने के कौशल में पोषित करना, गणित के प्रति रुचि होगा बीजीय कौशल में निपुणता। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में अपने छात्रों को निम्नलिखित गतिविधि, शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित गतिविधि 25 टाइलों के सभी संभव आयताकार सारणियों में व्यवस्थित कीजिए। तो आयतन तो निकलेगा नहीं, तो सही आंसर है क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप, उत्तर होगा 3। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहां पर 27, अक्षरों के उस समूह को चुनिए जिसमें कोई भी रैखिक सममिति नहीं है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें है, इसमें भी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको रैखिक सममिति नहीं मिलेगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित में से गणित में कौन सा अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी की अनुशंसाओं के अनुसार कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किए जा सकते हैं? वृत्ता से एक टेबल, मेज की लंबाई मापना, आकृतियों में बने हुए एक प्रतिमान पैटर्न को पूरा करना, दर्शाना कि 2 गुने 3 और 3 गुने 2 बराबर है। तो यहां पर बोल रहा निम्नलिखित में से गणित में कौन सा अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी की अनुशंसा के अनुसार कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किए जा सकते हैं। अपेक्षित मतलब उम्मीद नहीं किया जा सकता है। तो देखिए इसका ऑफिशियल आंसर की आने के बाद क्लियर हो पाएगा। वैसे मेरे हिसाब से तब तक के लिए हम 2 आंसर ही टिक करेंगे, 28 का 2। ठीक है, वैसे कक्षा 2 है, ये तो कराना चाहिए, वित्ता से बच्चे वित्ता से जो है बच्चे को नपवाते हैं, ऐसा बात नहीं है, फिर भी ऑफिशियल आंसर की के लिए इस क्वेश्चन को रहने दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कथन को पढ़ना है। अभी कथन यहां पर लिखा हुआ है, प्राथमिक कक्षाओं में गुणन सिखाने के लिए क्षेत्रफल मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, क्षेत्रफल मॉडल एक संबंधित व्यूह, एक दृश्य प्रदर्शन है, अतः यह छात्रों की गुणन की समझ को और विवेचन को प्रोत्साहित करेगा। दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं है? आवश्यक पहलू नहीं है की बात पूछा जा रहा है आपको यहां पर। तो देखिए ये कौन सा इसका सही उत्तर होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, विषय वस्तु एवं सुसंगत शिक्षण प्रक्रियाओं का अंतरिम और सामयिक वितरण। ये गलत है। बाकी देखिए उचित शैक्षणिक संसाधनों की पहचान करना और उनको कक्षा में सम्मिलित करने हेतु योजना बनाना एकदम सही है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना, पाठ्य पुस्तक में दिए गए तय क्रम। देखिए यहां पर इससे ज्यादा नेगेटिव मिल चुका है हमको ऑप्शन नंबर 3, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे और सही होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना ऐसा नहीं है कि आप उसी के अनुसार बनाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर है 30 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैथ को भी पूरा कर लिया और आप लोग अब कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपने गणित में कुल कितने अंक प्राप्त किए। इसके बाद हम 7 जनवरी वाला भी एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक तो कर ही दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो अभ्यर्थी नहीं देख पाए हैं, अभी जो डिस्कशन कर रहे थे हम वर्तमान में, अगर जो अभ्यर्थी नहीं देख पाए हैं 10 जनवरी वाला, तो वो कम से कम देख लेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप बहुत खुश होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।